गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं सिंगल फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बिल्कुल प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरा बेसिक कवर करने वाले हैं। तो सभी मेरे भाई जुड़ जाइए, और जो भी जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, वेलकम दोस्तों, सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से जाइए दोस्तों और फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के जबरदस्त सेशन को। आज पूरे दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम उन सब का पहले उनका आंसर देखेंगे, उसके बाद उसका पूरी तरीके से बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका बेसिक प्लस क्वेश्चन आंसर सब चीज यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। आईटीआई की जो एग्जाम्स आने वाली है दोस्तों, उसको हमने मद्देनजर रखा है, और उसके बेस पर ही हमने ये सिंगल फेज मोटर स्टार्ट कर दिए। तो आप सभी की मांग थी, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। टॉपिक सिंगल फेज मोटर का पार्ट 1 हो रहा है दोस्तों ये। तो जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई जुड़ते जाए, और जुड़ने के साथ ही साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग, लास्ट 30 सेकंड्स में आप सभी शेयर कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के जबरदस्त सेशन को। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये वीडियो सॉल्यूशन आप सभी के लिए है। चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। वेलकम, गुड इवनिंग सभी भाइयों को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के शानदार सेशन को। और दोस्तों बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आराम से अच्छे से समझना। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कंप्लीट टाइम हो चुका है। वेलकम, आप सभी दोस्त एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने शेयर कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों कि निम्न में से कौन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है दोस्तों। चलिए पहला, ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी कैपेसिटर रन मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, और डी उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट्स कीजिए। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। तो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर हमने देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में आपने पढ़ा होगा, 3 प्रकार की होती है, और तीनों ही टाइप्स ये रहे दोस्तों। कैपेसिटर स्टार्ट बिल्कुल सही है, कैपेसिटर रन बिल्कुल सही है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन एकदम सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है सभी दोस्तों का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है, कई बार पूछा जाता है इनके कैपेसिटर की वैल्यूज। तो कैपेसिटर की वैल्यू याद रखना दोस्तों। कैपेसिटर स्टार्टिंग ध्यान रखना दोस्तों, तीनों ही मोटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर जुड़ता है। और पहली जो मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट, इसके अंदर दोस्तों 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगता है। दूसरी होती है कैपेसिटर रन भी बोलते हैं, और इस मोटर को परमानेंट कैपेसिटर वाली मोटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रनिंग टाइम में, और रनिंग टाइम में यानी परमानेंट लगा रहेगा, तो कैपेसिटर इसके साथ परमानेंट लगा रहता है। तो उसमें कैपेसिटर की वैल्यू है दोस्तों 2 से 2.5 माइक्रोफेराड। बची दोस्तों थर्ड वाली, तो कैपेसिटर स्टार्ट भी इसके अंदर आ गई, कैपेसिटर रन, यानी दोनों मोटरों का समावेश इसके अंदर आ चुका है। तो स्टार्टिंग के समय दोस्तों 10 से 20 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, और रनिंग टाइम तो सेम है 2 to 2.5। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें याद रखनी है कि कैपेसिटर कहाँ लगता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम। तो तीनों ही मोटर में आप एक ही जगह लेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। माइक्रोफेरेड अच्छे से याद रखना, तीनों के जो माइक्रोफेरेड आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल धमाकेदार सेशन है। बिल्कुल दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और क्लास को अच्छे से देखना है, समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2। देखिए दोस्तों, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग एवं स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है। बिल्कुल स्प्लिट फेज, ये भी एक तरीके की सिंगल फेज मोटर ही होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है एक, और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग इसके अंदर मौजूद रहती है। तो दोनों वाइंडिंगों का कोण बिल्कुल दोस्तों सिंगल फेज मोटरों का। अब ये स्प्लिट फेज को लेके पूछा गया है, लेकिन आपको सभी मोटरों के लिए याद रखना है, चाहे वो सिंगल फेज की कैपेसिटर मोटर हो, चाहे आपकी स्प्लिट फेज हो, चाहे शेडेड पोल, किसी भी प्रकार की मोटर हो, तो रनिंग एवं स्टार्टिंग के मध्य कितने डिग्री का एंगल रहता है। बहुत ही शानदार, ए 45 डिग्री, बी 60, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। बहुत ही जबरदस्त, आप सभी का आंसर एकदम सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। बिल्कुल सभी मोटरों के अंदर 90 डिग्री होता है। इस बात करें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की, तो थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, एक होती है रनिंग वाइंडिंग, ऊपर देखा हुआ है ना, आपको मिल रहा है ऊपर देखिए, एक रनिंग वाइंडिंग एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग दोस्तों क्या करती है, धारा को 40 to 50 डिग्री पीछे कर देती है।
धारा को। पूछा जा सकता है कई बार कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग करंट को आगे करती है या पीछे करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, करंट को पीछे करती है और कितना 40 से 50, 40 से 50 डिग्री पीछे करती है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करती है दोस्तों, आपकी 10 से 15 डिग्री दोस्तों क्या कर देती है, स्टार्टिंग करंट को आगे कर देती है। यानी ये तो धारा को पीछे कर रहा है और ये दोस्तों धारा को आगे। कुल मिला के दोनों का अगर देखा जाए तो लगभग 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा, क्योंकि एक में धारा पीछे एक में आगे, तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो लगभग इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या पीछे रहती है, धारा पीछे रहती है। रनिंग वाइंडिंग में धारा पीछे रहती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा आगे होती है। धारा आगे कितनी होती है, 10 से 15 डिग्री, और पीछे होती है 40 से 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। और वो तो बताई थी आपको कि स्टार्टिंग वाइंड, थोड़ा सा ये और ध्यान रखना, वैसे कल के वीडियो में क्लियर हो गया था कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग के समय दोस्तों इसका प्रतिरोध उच्च रहता है। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस हाई रहता है क्योंकि स्टार्टिंग के समय काम आती है। बाद में अगर बात करें रनिंग के समय, तो रनिंग वाइंडिंग का दोस्तों प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और इंडक्टेंस इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस कम रहेगा और रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, अगर 3 फेज का पूछ रहे तो 120 होता है, सभी को पता होगा। बहुत ही शानदार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाएं, और दोस्तों बीच बीच में जाके एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हैं, और इसी प्रकार आपको जबरदस्त तरीके की क्लासेस आगे भी मिलती रहेगी। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। निम्न में से किसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है? निम्न में से किसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है? ए रनिंग वाइंडिंग को, बी कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, सी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और डी टेम्पर वाइंडिंग। देखो दोस्तों, अगर बात करें सिंगल फेज मोटर की तो मेनली 2 वाइंडिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, आपको देखोगे 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक तो होती है दोस्तों स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों, एक होती है स्टार्टिंग और दूसरी होती है दोस्तों रनिंग वाइंडिंग। अब आपको पता है कि मोटर जब स्टार्ट होती है तो कौन सी वाइंडिंग ज़्यादा काम करती है, वो इसका काम होता है स्टार्टिंग का। स्टार्ट होने के बाद पूरी तरीके से मोटर किस पे वर्क करती है, रनिंग वाइंडिंग पे। अब भैया मेन काम किसका रहा, देखिए मेन देखा जाए तो भैया ज्यादा लोड किसके ऊपर पड़ रहा है, ये मतलब ये इसकी मालिक है, ये लास्ट तक काम करेगी, ये मजदूर टाइप में है। स्टार्टिंग वाइंडिंग आती है, काम करती है और चले जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि रनिंग वाइंडिंग क्या है, ये इसका मालिक है, ये पूरी मोटर का मालिक है, इसको एंड तक इस चीज का ध्यान रखना है। तो मालिक यानी मेन, तो मेन कौन सी होगी, रनिंग वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखना रनिंग वाइंडिंग हमेशा मेन वाइंडिंग कहलाती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम सहायक वाइंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चीजें अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रश्न संख्या 4। अपकेंद्रीय स्विच पूर्ण गति का कितना प्रतिशत गति प्राप्त कर लेने पर विसंयोजित कार्य करता है? देखिए दोस्तों, अपकेंद्रीय स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जिसे हम कहते हैं, तो कितना % गति प्राप्त कर लेने पर दोस्तों वो विसंयोजन का कार्य करता है? चलिए, ए 50%, बी 60%, सी 75 और डी 80%। आंसर सभी का सही है, क्योंकि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी। और लगभग, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो देखिए अब मेन क्या होता है कि भैया विसंयोजन का कार्य तो करता है, लेकिन करता किसको विसंयोजन? तो देखिए आपको पता है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, बिल्कुल ध्यान है ना, कि एक सिंगल फेज मोटर के अंदर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। अभी हमने कैपेसिटर प्रकार की 3 प्रकार की मोटरें पढ़ी थी। ठीक है, यानी एक तो स्टार्ट वाली, भाई अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, कैपेसिटर स्टार्ट CS, ठीक है, कैपेसिटर रन तो CR, और एक होती है दोनों को मिला के थर्ड वन। ठीक है, तो तीनों हो जाएगी 1, 2 और 3। अब देखिए दोस्तों, मतलब कि ये रनिंग वाइंडिंग थी, रनिंग वाला है ना कैपेसिटर रनिंग, तो इसमें तो परमानेंट लगा रहता है। बाकी 2 मोटर होती है, एक तो कैपेसिटर स्टार्ट और एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, जो तीसरी मोटर है। तो पहली और तीसरी मोटर के अंदर ये अपकेंद्रीय स्विच लगा रहता है, जो दोस्तों क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जो हमारा क्या लगा रहता है, कैपेसिटर, उसको क्या करता है दोस्तों, मोटर 75% गति प्राप्त करने पर
हट जाता है। स्विच क्या करता है, ऑटोमेटिक कट हो जाता है, जिससे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो स्टार्टिंग के समय काम आती है, बस स्टार्ट करके अपने घर चले जाती है और वर्क छोड़ जाती है रनिंग वाइंडिंग के लिए। तो चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों। जो कैपेसिटर स्टार्ट होती है और एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, दोनों ही मोटरों में अपकेंद्रीय स्विच लगा रहेगा। और जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त करेगी तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करेगा दोस्तों, सर्किट से अलग कर देगा और पूरा लोड किसके ऊपर रह जाएगा, रनिंग वाइंडिंग के ऊपर। चलिए, तो चीजें समझ में आ गई होगी। वैसे तो देखिए 75% तो याद था, लेकिन इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें से किस में CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद रखना CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अप केंद्रीय स्विच, हिंदी वाले भी याद रखना। चलिए, तो किस में प्रयोग नहीं है, तो देख लीजिए, अभी बात ही करी थी हमने। A कैपेसिटर स्टार्ट, B कैपेसिटर रन, C कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन और D उपरोक्त सभी। तो जस्ट बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट में लगा रहता है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में भी लगा रहता है, दोनों में लगा रहता है। और 75% स्पीड के बाद ये इसको हटा देता है रनिंग वाइंडिंग से। तो बिल्कुल किस में प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि ये नहीं के लिए पूछ रहा है। अगर पूछता उपयोग होता है तो ए और सी दोनों राइट होते हैं। चलिए, चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से। 75% स्पीड पर ये वर्क कर देता है। चलिए, बहुत ही शानदार। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें दोस्तों, बिल्कुल। और सभी दोस्त बिल्कुल आराम से वीडियो को देखें और सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार चल रहा है दोस्तों सेशन। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर। सैलिएंट पोल शेडेड पोल का कितना गुना होता है। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। और गड़बड़ क्या होती है कि 3 का ध्यान रहता है, लेकिन 3 गुना कौन होता है और 1/3 कब आएगा, वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है। तो ए 1/3 गुना, बी 2 गुना, सी 3 गुना और डी 1/2 गुना। देखिए दोस्तों, बात करें कि अपनी जो शेडेड पोल मोटर होती है, कौन सी दोस्तों, शेडेड पोल जो मोटर होती है, ठीक है दोस्तों, मोटर। अब मोटर की बात चल रही है, पोल्स की बात नहीं हो रही है। ये शेडेड पोल मोटर होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये स्टेटर है बाहर का, ठीक है दोस्तों, ध्यान ध्यान देखना। स्टेटर में मान लीजिए आपने यहाँ पर ये पोल लगा दिए, 2 ही पोल लगाए मान लीजिए, ठीक है। अब 2 पोल होते हैं, तो इन पोल्स को ये करते क्या है दोस्तों, इसके मान लो कि इसके जैसे हमने अपना वो होता है कि जैसे ये है, तो इसके 4 टुकड़े कर लो, ठीक है। मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। 4 टुकड़े करो, जिसमें से एक टुकड़े को, अब ये तो 5 टुकड़े हो गए क्या, चलिए 4 कर लेते हैं। देखिए, मैं वापस बना लेता हूँ। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 टुकड़े हो गए। ऐसे ही इनके 4 टुकड़े करके देख लो, मतलब पोल्स के करके बता रहा हूँ अंदर बाहर। इसमें से ये क्या करते हैं, एक को अलग रख देते हैं, 3 को एक जगह, यानी कि दोस्तों 1/3 तो एक जगह रहेगा और एक हिस्सा एक जगह, यानी मतलब एक रोटी के 4 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा एक जगह, 3 टुकड़े एक जगह, वैसे हो गया। तो ये 3 टुकड़े एक जगह हो जाएंगे और बाकी के एक टुकड़ा एक जगह रहेगा। तो जो छोटा वाला टुकड़ा रहेगा, ठीक है, जो छोटा वाला टुकड़ा रहेगा वो तो कहलाएगा अपना शेडेड पोल। कौन सा दोस्तों, शेडेड पोल। और जो बड़ा वाला टुकड़ा रहेगा वो हो जाएगा सेलिएंट पोल, ठीक है। अब इसको याद कैसे रहे कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो नाम में छुपा है सब कुछ। शेडेड 3 ही अक्षर का नाम है, सेलिएंट 4-5 अक्षर आ गए। तो बड़ा बड़े के साथ जोड़ दो, छोटे को छोटे के साथ, ठीक है। याद करने का ये तरीका रहेगा, ठीक है। तो 3 गुना कौन सा रहता है, सेलिएंट पोल, और शेडेड रहता है इसका 1/3। देखिए, पूछने का तरीका रहेगा। अब यहां पूछ रहा है सेलिएंट पोल शेडेड पोल का कितना गुना होता है। शेडेड पोल, अब ये तो छोटा है ना, तो इसका कितना गुना होता है, तो इसका 3 गुना होता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये 1 है तो इसको जब 3 से गुना करेंगे तो सेलिएंट पोल निकल के आएगा। अगर इसको उल्टा रख दे, बाई चांस, देखिए क्वेश्चन में घुमा सकता है कि लिख दे, इसको पहले लिख दे कि शेडेड पोल सेलिएंट पोल का कितना गुना होता है, तो ये तो देखो पहले ही ज्यादा है ना, तो इस समय कहेंगे हम 1/3 गुना। चीजें समझना दोस्तों, अगर छोटा पहले आ रहा है तो छोटा तो वैसे भी छोटा है तो 1/3 कर दो, और बड़ा पहले आ रहा है तो दोस्तों फिर उसको 3 से गुना करना है। पूछने पे फर्क है, दोनों क्वेश्चंस का अच्छे से याद रखना। चलिए, मेरे हिसाब से चीजें समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3 गुना, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका एक चीज और ध्यान रखना, ये कई बार ये पूछ लेता है गति किस ओर करता है, भाई सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर या शेडेड से सेलिएंट की ओर। बाकी चीजें आपको पता ही होगी कि भैया 5 से 35% इसकी दक्षता रहती है, सॉरी, और 3 से 125 वाट तक बनाए जाते हैं। तो वो चीजें आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है किस गति किस ओर होती है।
तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, बड़ा भाई छोटे भाई की ओर चलेगा, बड़ा भाई छोटे भाई को लेके चलेगा तो बड़ा आएगा छोटे के पास, यानी दोस्तों सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। भाई बड़ा छोटे को लेने चलेगा फिर साथ में लेके जाएगा, तो लेने के लिए जाएगा तो सेलिएंट पोल यानी बड़े से छोटे की ओर। वैसे भी ये बड़ा है कि भाई 3 गुना है ये इसका, ये सिंगल गुना है, तो बड़ा छोटे को ही लेके जा सकता है ना। अब भाई ये कह सकते हैं कि एक आदमी है जो 3 लोगों को हरा सकता है एक दौड़ में, और एक ऐसा बंदा है कि जो एक को ही हरा सकता है, तो ताकतवर तो यही हो ना, तो ताकतवर छोटे वाले को साथ में लेके जाएगा, तो सेलिएंट पोल ही शेडेड पोल को अपनी ओर आकर्षित मतलब गति होगी। तो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की गति ध्यान रखना, इनका नंबर ऑफ वेटेज रखना है कि 3 गुना कौन सा है, 1 गुना कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते चलना दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, डीसी सीरीज मोटर को एसी से प्रचालित करने के लिए निम्न में से कौन सा सुधार करना पड़ेगा। आप देखिए दोस्तों, डीसी मोटर है, कोई डीसी सीरीज मोटर है, उसको हम एसी से चलाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ उसके अंदर दोस्तों क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ सुधार करने होंगे, फिर आप उसको आराम से चला पाएंगे। चलिए तो कौन कौन से सुधार हो सकते हैं, क्या ए स्टेटर में इंटरपोल का प्रयोग कर सकते हैं, बी आर्मेचर एवं फील्ड का जो एयर गैप होता है उसको कम किया जा सकता है, सी उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रुश यूज कर सकते हैं, और डी या उपयुक्त सभी। बहुत ही जबरदस्त, देखिए सभी भाई बिल्कुल आंसर जल्दी जल्दी से देते जाएं और क्लास में बने रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल आप सभी का बहुत ही शानदार तरीके से चला हुआ है। बिल्कुल देखिए बात करें, बिल्कुल सही है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही आपको दोस्तों इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, सुधार करने पड़ेंगे। स्टेटर में इंटरपोल, तो इंटरपोल जानते हो ना दोस्तों कि जैसे ये मान लीजिए हमारे ये मेन पोल्स हो गए, 4 पे मेन पोल है, तो दोस्तों जो इनके बीच में जो छोटे छोटे पोल हम यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारे इंटरपोल कहलाते हैं, और इंटरपोल मेन पोल के संख्या के बराबर होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, आर्मेचर एवं फील्ड के बीच में, यानी जो बीच में रोटर होता है, सॉरी अब डीसी की बात है तो रोटर नहीं करेंगे, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, आर्मेचर, और जो बाइंडिंग होगी पोल्स के ऊपर उसको बोल देंगे फील्ड। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उस एयर गैप को कम से कम करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। और उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रुश, तो जो हमारा जो कार्बन ब्रुश हम यूज करते हैं दोस्तों, वो हाई और क्वालिटी का लेंगे, अच्छा कार्बन वाला ले लेंगे। तो उपयुक्त सभी जब यूज करेंगे तो हम इजीली उसको एसी से चला पाएंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करें शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन से मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर और रिपल्सन मोटर। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा, देखिए बात करते हैं सबसे संरचना जटिल और मूल्य भी अधिक। संरचना जटिल और मूल्य अधिक दोनों क्वेश्चन साथ में आ गए, यानी संरचना भी टफ होनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसका बनावट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, और मूल्य अधिक बिल्कुल सही है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिपल्सन मोटर। ठीक है, इसके बारे में जब और क्वेश्चन आएंगे तो रिपल्सन के बारे में और अच्छे से पढ़ा देंगे। बाकी शेडेड पोल मोटर सबसे सस्ती कह सकते हैं क्योंकि खिलौनों में आती है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इंडक्शन कैपेसिटी इंडक्शन, तो पंखा देखा है कि 1000-1100-1200 रुपए में मिल जाता है, ठीक है, पूरा पंखा ही मिल जाता है, तो मोटर सस्ती होगी। यूनिवर्सल मोटर भी ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन रिपल्सन मोटर बड़ी महंगी आती है, और साथ साथ इसकी सबसे बड़ी चीज है ये कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से संरचना होती है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी घूर्णनगता चेंज करो तो बहुत दिक्कत है, इसको घुमाने में भी, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को जो इधर उधर हम खिसकाते हैं 20 डिग्री राइट में या लेफ्ट में, एमएनए से जीएम, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन के लिए निम्न में से क्या सही है। ए एक संधारित्र, बी में एक सीएफसी यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सी में देखा दोस्तों एक संधारित्र और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और डी में देखा दोस्तों 2 संधारित्र और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है, देखिए हम मोटर का डायग्राम बना के मैं बताना चाहूंगा, ये देख लीजिए, एक बार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच बना, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा, ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पे ये रनिंग वाइंडिंग और ये हमारा, देखिए दोस्तों बात करें तो ये रनिंग वाइंडिंग हो गई है ना, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। तो सप्लाई के डायरेक्ट ये फेज लिखेंगे, हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर फेज और न्यूट्रल लिखेंगे। देखिए यहाँ से जब फेज चलेगा ना, तो बिल्कुल पहले सप्लाई किसको मिल जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिलेगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ साथ इन कैपेसिटर को भी मिलेगी। तो सॉरी, तो इसमें क्या है कि दोस्तों 2 रास्ते बन गए, पैरेलल में आ गए, तो एक तो इस साइड में आ जाएगा,
ठीक है, ये 1 कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर नंबर 2, तो और दूसरा रास्ता कैपेसिटर 2 की तरफ जा रहा है। स्टार्टिंग में तो दोनों में करंट जाएगा और दोनों की वजह से ही दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च बन जाएगा, बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। और जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75% स्पीड भाई अपना मोटर प्राप्त करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ से कटेगा और ये वाला दोस्तों जो 2 नंबर का हमारा क्या है कैपेसिटर, वो बाहर हो जाएगा। 1 नंबर वाले कैपेसिटर पर मोटर रनिंग में रहेगी। ठीक है, तो 1 नंबर वाले पे रहेगी। तो सिंपल सी बात है, 2 तो कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो कि डी ऑप्शन एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है इस चीज को। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेना कि स्टार्टिंग टॉर्क दोनों की वजह से मिलके बनता है और रनिंग टॉर्क सिर्फ एक कैपेसिटर की वजह से। तो स्टार्टिंग टॉर्क तो 3 गुना रहता है दोस्तों। कितना रहता है? 3 गुना। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा कितना रहेगा, तो 3 गुना रहेगा स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, अब पहले वाला जो कैपेसिटर है जो हमेशा लगा रहेगा वो तो 2.5 का रहेगा और जो हट जाएगा वो 10 से 20 माइक्रोफेरेड का रहेगा। ये भी चीज याद रखना, रिपीट बार बार रिपीट करोगे चीजें समझ में आएगी। और लिखते रहा करो आप भी कमेंट्स में, तो चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, किस पोल पर शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग की जाती है? देखिए दोस्तों, किस पोल पर शेडेड पोल मोटर के अंदर मुख्य वाइंडिंग की जाती है? तो अभी आपने देखा था कि एक शेडेड पोल बनाया था हमने और एक सेलिएंट पोल सॉरी, एक ही पोल से बनाए थे। आपने देखा था ना, एक ही पोल के 2 डिवाइडेशन कर दिए थे, एक छोटा पोल और एक बड़ा पोल। तो बड़ा हो गया था सेलिएंट पोल और छोटा बना लिया था शेडेड पोल। अब ये पूछ रहा है किस पोल पर मेन वाइंडिंग होती है? ए सेलिएंट पोल पर, बी शेडेड पोल पर, डी उपरोक्त यानी दोनों पर, या रोटर पोल्स के ऊपर। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा। देखिए अगर बात करें मुख्य वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग कहाँ होगी दोस्तों? जो बड़ा है, जो 3 गुना है, वो उस पे हो जाएगी अपनी मेन वाइंडिंग। तो सेलिएंट पोल के ऊपर होगी दोस्तों। किस पर होगी? बिल्कुल बहुत ही अच्छा, कि सेलिएंट पोल पर मेन वाइंडिंग होगी। और जो दोस्तों एक शॉर्ट सर्किट टाइप में वाइंडिंग की जाएगी वो किस पर की जाएगी? शेडेड के ऊपर। ठीक है, जिसको हम शेडेड रिंग भी कह देते हैं। तो शेडेड के ऊपर भी एक वाइंडिंग की जाएगी और सेलिएंट के ऊपर भी। तो जैसे हमारी सिंगल फेज के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग होती है। तो स्टार्टिंग का काम यहाँ कौन सी वाइंडिंग करेगी? जो शेडेड पोल के ऊपर बनेगी। ठीक है दोस्तों, और रनिंग वाइंडिंग का काम करेगी जो सेलिएंट के ऊपर होगी। चीजें समझ लेना अच्छे से, क्योंकि हम रनिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग कहते हैं और यहाँ मेन वाइंडिंग किस पे हो रही है? सेलिएंट पे हो रही है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो यस करते जाएं साथ ही साथ दोस्तों। बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग 2 थी, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का यहाँ काम करेगी, वो करेगी शेडेड पोल वाली, और जो रनिंग वाइंडिंग का काम करेगी वो सेलिएंट पोल वाली। तो हम कह सकते हैं मेन वाइंडिंग कौन सी होगी? सेलिएंट पोल पर वाली। चलिए, और इस ध्यान तो है, ये स्पीड इसकी साइड किस साइड में घूमेगी? ये घूर्णन गति किस साइड में होगी? तो बड़े से छोटे की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, यस बहुत अच्छा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर। कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। मिक्सर ग्राइंडर तो सबके घर में होगा और जनरली देखा है। कौन सी मोटर होती है? ए शेडेड पोल मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, सी रिपल्सन मोटर, डी प्रेरण मोटर। देखिए शेडेड पोल मोटर बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो खिलौनों में यूज आती है। रिपल्सन मोटर की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर यूज में नहीं आती मिक्सर ग्राइंडर। प्रेरण मोटर नहीं दोस्तों, फाइनली बचती है यूनिवर्सल मोटर, हाई स्पीड, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर की बहुत हाई स्पीड चाहिए और प्रेरण मोटर है तो अपनी बहुत कम स्पीड पे घूमती है मिक्सर की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, अपना पंखा देखा है किस स्पीड से स्टार्टिंग में धीरे धीरे गति पकड़ता है, कूलर में लगती है वो भी स्टार्टिंग में गति पकड़ती है, एक साथ स्पीड नहीं पकड़ती ना। जबकि यूनिवर्सल मोटर बहुत हाई स्पीड यानी स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क दोनों ही अच्छा रहता है। तो मिक्सर ग्राइंडर में यूज आएगी दोस्तों अपनी यूनिवर्सल मोटर, सार्वत्रिक मोटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर। सिंगल फेज मोटर खाली स्थान होती हैं। सिंगल फेज मोटर क्या होती हैं दोस्तों? क्या स्वतः प्रारंभी यानी सेल्फ स्टार्ट होती हैं, या सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, या दोस्तों सी श्रेणी में कैपेसिटर की सहायता से स्वतः प्रारंभिक हो जाती है, या दोस्तों डी में देखा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग की सहायता से स्वतः स्टार्टेड हो जाती है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। चलिए, क्योंकि बी और सी 2 ऑप्शन बड़े ही अच्छे खासे ऑप्शन हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की यदि बात करें तो बिल्कुल पहला जो हमारी सोच जानी चाहिए कि सिंगल फेज मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो ये, तो इसके हिसाब से बी तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कई भाइयों ने सी भी सोचा होगा कि श्रेणी क्रम में कैपेसिटर की सहायता से प्रारंभिक मतलब स्वयं प्रारंभिक कर दी जाती है यानी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ लिखा नहीं है
कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगा रहे हैं या रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो यहाँ पर एक तरीके से कंफ्यूजन है, अभी भी हो सकता है ये रनिंग के साथ की कह रहा हो या स्टार्टिंग के साथ की। तो हमारे सामने यहाँ पर पूरा चित्र सामने नहीं है, पूरा हमें दिख नहीं रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमें पूरी चीजें हमारे सामने नहीं है, तो हम उस हिसाब से मान सकते हैं कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बाकी अगर डी के ऊपर जाते हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग की सहायता से, तो बिल्कुल नहीं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ साथ आपको दोस्तों एक क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वाइंडिंग कौन सी होती है दोस्तों, बिल्कुल सहायक वाइंडिंग वही है जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। बात तो उसी की है, लेकिन कैपेसिटर लगेगा नहीं तब तक ये सेल्फ स्टार्ट नहीं बनेगी। तो सी और डी दोनों एक तरीके से आधे अधूरे ऑप्शन है हमारे पास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। आई थिंक चीज समझ में आ गई, तो यस कर दीजिए सभी मेरे भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया है शेयर तो कर ही देना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की ओर। थोड़ा लंबा मतलब ऑप्शन आते हैं ना, तो कई बार हम घबरा जाते हैं कि यार इसको बाद में करेंगे, ऐसे सोच लेते हैं, और पता लगता है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन निकल जाता है। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी जो स्प्लिट फेज मोटर होती है ना अपनी सिंगल फेज की, उसमें दोस्तों आपको बताना है क्या होता है। ए, सप्लाई पर श्रेणी में 2 स्टेटर वाइंडिंग जुड़ी होती है। बी, उच्च प्रतिघात एवं निम्न प्रतिघात की मुख्य तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। या दोस्तों सी, निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात की मुख्य वाइंडिंग और उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। या दोस्तों डी, सप्लाई पर जुड़ी समान मान के प्रतिरोध तथा प्रतिघात की 2 वाइंडिंग मुख्य तथा स्टार्टिंग होती है। देखिए सिंपल वे में आपने अभी अभी बताया था कि स्प्लिट फेज में 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग होती है, ठीक है। तो एक मेन वाइंडिंग हम रनिंग वाइंडिंग को कहते हैं, और दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग लिख रही है जिसको हम सहायक वाइंडिंग भी कह सकते हैं। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस दोस्तों ज्यादा रहता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के समय पूरा लोड झेलती है। तो बात चीज सही है ना, उच्च प्रतिरोध सही आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल। अब भाई प्रतिरोध उच्च है तो निम्न प्रतिघात हो जाएगा, ये चीज सेटिस्फाइड कर रही है। चलते हैं मुख्य वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग की ओर। भैया रनिंग के टाइम काम करेगी, यानी रनिंग टाइम करेगी तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और रनिंग के समय प्रतिरोध कम है तो दोस्तों उसका उच्च प्रतिघात है। तो राइट आंसर हो जाएगा एकदम सी। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा सभी दोस्तों को, वैसे भी इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। देख लेना, इजी है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप एक एक चीज को पढ़ोगे, क्योंकि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि समान मान की तो बिल्कुल होती नहीं है, स्टार्टिंग और रनिंग समान मान की होती है नहीं, सब सप्लाई के श्रेणी क्रम में बिल्कुल नहीं लगती है। और देखिए उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात की दोनों वाइंडिंग, ये भी गलत है। तो यानी दोनों अलग अलग होती है, एक निम्न प्रतिरोध वाली होती है यानी मुख्य वाइंडिंग हो गई, एक उच्च प्रतिरोध वाली होती है यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई। तो राइट आंसर इसका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्लास में बने रहें शानदार तरीके से, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, ठीक है। और कोई पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही शानदार शानदार वीडियोस आपको मिलेंगे। चलिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में देखिए, अभी स्टार्टिंग और रनिंग की वाइंडिंग की बात ही करें, अब आगे क्या पूछ रहा है देख लीजिए। ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ी रहती है। बी, मुख्य वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ी होती है। या दोस्तों दोनों वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ी होती है। या डी, कोई भी वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से नहीं जुड़ती है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके उनके सामने आ चुका है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही हमेशा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ेगा, और जो हमारा कैपेसिटर होगा वो भी हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही जुड़ेगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या काम करता है, 75% स्पीड पे चलते ही सर्किट को ऑफ करेगा और रनिंग वाइंडिंग बाहर हो जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग बाहर हो जाएगी, और मोटर रनिंग वाइंडिंग यानी मुख्य वाइंडिंग पर काम करेगी। तो रनिंग वाइंडिंग के साथ तो जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर रनिंग वाइंडिंग को बाहर कर देंगे तो मोटर चलेगी कब, इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ा रहेगा। तो याद ऐसे रहेगा आपको, ठीक है भाई। स्टार्टिंग वाइंडिंग बाहर करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हमें इसके साथ लगाएंगे ताकि ये इसको तोड़ के बाहर कर दे सर्किट से। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन, कहां पर संधारित्र जोड़ा जाए ताकि सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क सुधर जाए। यानी आपको दोस्तों ये सोचना है कि आपका जो हम कैपेसिटर जोड़ रहे हैं ना, वो किसके साथ जोड़ें, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, या जो अपन कई नामों से जानते हैं उनको, तो अलग अलग आप देख लेना किसके साथ जोड़ा जाए कि स्टार्टिंग टॉर्क सुधारने के लिए। अब कैपेसिटर का क्या काम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क
और या फेज को दो फेज में डिवाइड करना। चलिए, ए रोटर के साथ श्रेणी क्रम में, या बी मुख्य वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, या सी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम, या दोस्तों डी दोनों वाइंडिंगों के साथ श्रेणी क्रम में। तो अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ेगा हमारा CFC सेंट्रीफ्यूगल स्विच और इसके साथ साथ कैपेसिटर। दोनों कहाँ जुड़ते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। बिल्कुल स्टार्टिंग के समय इसका टॉर्क उच्च बना देते हैं और बाद में ये अपने सर्किट से बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही कैपेसिटर भी अपना कुछ क्षण के लिए ही फेज डिफेंस करता है और जैसे ही मोटर चलने लगती है, मोटर मेन वाइंडिंग पे काम करेगी, कैपेसिटर का काम खत्म हो जाएगा। राइट आंसर इसका बिल्कुल सही है सभी दोस्तों का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो आ गया है लाइव से कैसे, तो कुछ इश्यूज हैं, कुछ दिन के लिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। और हम इसलिए क्लासें बंद नहीं कर, हम क्लास भी रोक सकते थे कि लाइव ही लेंगे, क्लासें इसलिए नहीं रोकी क्योंकि ITI वालों के एग्जाम्स आने वाले हैं और चीज़ें आपको समझ में आएगी 100%, वैसा ही आपको लगेगा, लाइव जैसा ही आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए पूरी तरीके से खाली है, पूरे बेझिझक अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हमको आपको जहाँ आपका कमेंट्स आएगा वहाँ भी आपको कोशिश करेंगे कि आंसर दे दिया जाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में 100% ले आएंगे। अब देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो मेरे हिसाब से सब दोस्त करते हैं और करके जाएंगे। दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिए और आपके लिए देखिए दोस्तों, इससे बेहतर और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी। तो कुछ दिन के लिए इशू है, बाकी आपकी वो वापस पैसे ही क्लासेस चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी सभी एक बार इसका तो जरूर लिखें, इसका जरूर लिखेंगे कि कोई कमी तो नहीं लगी आपको, लाइव जैसा ही लगाओ। तो एक बार कमेंट्स जरूर करके जाएं, जब वीडियो खत्म हो जाए तब कमेंट्स जरूर आने चाहिए, मैं देखूंगा आप लोगों के। बिल्कुल दोस्तों, अपना प्यार और अपना साथ अपने परिवार यूट्यूब के साथ ऐसे ही बनाए रखें, मेरे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल वही टाइम है 9 PM पर। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अपना सपोर्ट, बिल्कुल किसी भी तरीके से ऐसे ना सोचे कि पीछे हटे, आप पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल भी आपके साथ पीछे नहीं हटने वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय दोस्तों।